Hello everyone. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss Insight IS Daily Current Affair of 2nd of December 2020. Regarding today's topics, from mains point of view there are 5 news, and from the prelims point of view there are 3 news for the today's discussion. And guys, आपको अगर मेरे वीडियो में कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन लगता हो तो प्लीज़ डू सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो या किसी भी टाइप का डाउट आ रहा हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएंगे. और द सेकेंड थिंग इज़ दैट आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जैसे हम जानते हैं रिसेंटली अगर जिसने भी न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो किया होगा, ठीक है, तो उनको पता ही होगा कि जो फार्मर्स है, ठीक है, फार्मर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रही है. एंड इसके बारे में, ठीक है, किस वजह से फार्मर प्रोटेस्ट चल रही है, व्हाट आर द रीजंस, विच आर द 3 बिल्स जिसके अगेंस्ट में फार्मर इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका सारा डिस्कशन होने वाला है. सो प्लीज़ आज का जो सेशन रहेगा उसको एंड तक ज़रूर देखना. उसके साथ साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज के इसमें कवर करने वाले हैं हम. एंड रिगार्डिंग वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कल से हम एक न्यू पैटर्न स्टार्ट करने वाले जिसमें क्या होगा कि आज सपोज, ठीक है, आज 2nd ऑफ दिसंबर में हमने जितने न्यूज़ कवर कर लिए उसी के रिलेटेड हम कल दैट इज़ 3rd दिसंबर का जो डिस्कशन रहेगा वहाँ पे कुछ MCQ डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी में किस तरीके से आते हैं. ठीक है, आई विल आस्क सम ऑफ द MCQs एंड आई विल प्रोवाइड द आंसर एट द एंड ऑफ द वीडियो. और आपको उस MCQ का आंसर जो है कमेंट में मेंशन करने. सो आपको भी एक हो जाएगा कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए और यूपीएससी में किस तरीके से MCQ बनते हैं फ्रॉम द करंट अफेयर, इसका एक आइडिया आ जाएगा. सो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस पैटर्न एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन. सो GS2 पेपर से न्यूज़ है एंड द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द अटॉर्नी जनरल. तो रिसेंटली क्या हुआ है, कंटेक्स्ट देखा जाए तो जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल हैज़ given his consent to the law student to initiate a contempt of a court proceeding against the artist. ठीक है, तो रिसेंटली रचिता करके एक आर्टिस्ट है, उन्होंने उनके कुछ ट्वीट्स में और कुछ कार्टून्स के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से उनका जो पब्लिकेशन था जिसके वजह से एक कंटेम का केस उन पे आ रहा है. सो जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कंसेंट दे दिया है टू द लॉ स्टूडेंट कि वो इनिशिएट करे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग. ठीक है, तो उनकी जो आर्टिस्ट जो थे, ठीक है, रचिता, तो उनके ट्वीट्स में या कार्टून्स में इस तरीके से कुछ झलक रहा था जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो एक ऑनर होता है, ठीक है, उसको लोअर कर रहा था. ठीक है, लोअरिंग इट्स ऑथोरिटी इन द आइज ऑफ अ पब्लिक एंड दस उनके अगेंस्ट में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीड हो सकती है. ऐसा है न्यूज़ का कंटेक्स्ट. सो रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, उनके पावर्स क्या होते हैं. ठीक है, सो रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे हम जानते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेनली 2 टाइप का होता है. एक होता है सिविल कंटेम्प्ट एंड सेकेंड वन इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट. ओके, रिगार्डिंग सिविल कंटेम्प्ट, अभी सिविल कंटेम्प्ट कब लगता है? सिविल कंटेम्प्ट इज दैट इज विलफुली डिसओबीडियंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर और अ जजमेंट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट, उसको हम बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट. एंड सेकेंड वन इज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट. अभी क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट इसको बोलते हैं दैट इज written or a spoken word or any act that scandalize the court or lower its authority or prejudice or interfere with the due course of a judicially proceeding or interfere obstruct the administration of a justice, उस टाइम पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस लगता है. ओके, तो इन दोनों की डेफिनेशन जो है लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से मेंशन है, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी. वैसे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है. सो रिगार्डिंग द अदर पॉइंट्स, तो अभी ऐसे बोला है मैंने, जैसे मेंशन किया है कंटेक्स्ट में ही कि अटॉर्नी जनरल ने कंसेंट दे दी, तो ऐसा नेसेसरी है कि प्रायर अप्रूवल लगता है अटॉर्नी जनरल का इन द कंटेम्प्ट केस. तो यहाँ पे मेंशन जैसे किया है, प्रायर कंसेंट जो है इन द रिटर्न of the Attorney General is required for the Supreme Court
टू इनिशिएट द क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। तो जैसे क्रिमिनल और सिविल कंटेम्प्ट होता है, इन केस ऑफ अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब अटॉर्नी जनरल जो होता है उनका जो है कंसेंट लगता है फॉर द सुप्रीम कोर्ट कि वो फर्दर इनिशिएट करे क्रिमिनल कंटेम्प्ट की एक्शन। एंड इन द केस टू इनिशिएट जो किया जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, वो अंडर द एक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। Regarding Attorney General of India, consent is the form of a check on the much debated suo motu power on a criminal contempt। अभी हम देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं। तो जैसे हम जानते हैं आर्टिकल 76 क्लॉज 1, इसके अंडर में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, दैट इज ही और शी इज द चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं एंड is a primary lawyer in the Supreme Court of India। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं एंड जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर होता है दे होल्ड जो भी अटॉर्नी जनरल होता है दे यूज टू होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 76 क्लॉज 1, ठीक है। और जो भी अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो दे मस्ट बी और he must be the person qualified to be appointed as a judge of a Supreme Court, must be the citizen of India and must have either completed 5 year in the High Court, High Court में 5 year होना चाहिए of any Indian state, और the judge of a High Court 10 year तक वहाँ के advocate होने चाहिए। And next one, he may be an eminent jurist in the eyes of a president, ठीक है। This is the eligibility criteria of a attorney general। Next is the power and the function। तो जो attorney general होते हैं is necessary फॉर गिविंग एडवाइस, ठीक है, वो एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन द लीगल मैटर जो भी रेफर किए जाते हैं उनको। एंड ही ऑल्सो यूज टू परफॉर्म द लीगल ड्यूटीज जो असाइन की जाती है उनको बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट यूज टू असाइन सम ऑफ द ड्यूटीज, उनको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं हैज़ अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट इन इंडिया एज वेल एज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। प्रोसीडिंग जो होती है पार्लियामेंट की वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वहाँ पे उनको किसी भी तरीके का वोट का जो एक प्रोविजन होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट फंक्शन अगर देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं मोस्टली जो भी केसेस चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ पे भी लिंक होते हैं जिस भी केसेस को, तो उस केस में जो अटॉर्नी जनरल होते हैं अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द केसेस। And next one is he also represent the government of India in any reference made by the president to the Supreme Court under the article 143। अटॉर्नी जनरल अगर उनका और देखा जाए फंक्शंस तो दे कैन एक्सेप्ट ब्रीफ बट कैन नॉट अफेयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो उस प्रोसीडिंग से बाहर जा सकते हैं बट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किसी भी टाइप की प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट कर सकते हैं। एंड ही कैन नॉट डिफेंड and accused in the criminal proceeding and accept the directorship of a company without the prior permission of a government। And attorney general is assisted by a 2 solicitor general and a 4 additional solicitor general, okay in this way we conclude the first news। Regarding the next news, what is the emergency use authorization drug maker and are seeking for the COVID-19 वैक्सीन। सो कंटेक्स्ट देखा जाए तो जो यूएस ड्रग मेकर है जिसका नाम है मोडिना, ठीक है, इज अप्लाइंग फॉर द एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर अ COVID-19 वैक्सीन, ठीक है। तो यूएस की कौन सी एजेंसी या ड्रग मेकर बोल सकते हैं, वो है मोडिना। एंड नेक्स्ट, अ फ्यू डे अर्लियर Pfizer, ठीक है, अप्लाइड फॉर द एमरजेंसी ऑथराइजेशन for the use of a vaccine which was developed in collaboration with the BioNTech, okay, this was few day earlier। and next one is India में अगर देखा जाए तो Serum Institute of India which is trialing a version of a एस्ट्राजेनिका ऑक्सफर्ड वैक्सीन, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है टू seek a emergency use authorization within the next 2 week, okay। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोसीडिंग क्या होती है, ठीक है, वाइल अप्रूविंग एनी ड्रग। तो क्या होता है, जो वैक्सीन एंड एनी टाइप ऑफ अ मेडिसिन और इवन एनी डायग्नोसिस किट एंड अ मेडिकल डिवाइसेस, तो उनको जब यूज़ करना रहता है तो रिक्वायर्ड होता है एक अप्रूवल लगे किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, ठीक है, बिफोर
दे कैन बी एडमिनिस्टर। तो इंडिया में इस तरीके से कौन सी ऑथोरिटी है, तो इंडिया में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है या अप्रूवल अथॉरिटी है, ठीक है, इंडिया में। फॉर वैक्सीन एंड अ मेडिसिन अप्रूव किए जाते हैं इज ग्रांटेड आफ्टर द असेसमेंट ऑफ देयर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम द ट्रायल। ओके, तो इंडिया की अथॉरिटी ध्यान में रखना, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, व्हेन कैन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बी ग्रांटेड, ठीक है, तो ये कब ग्रांट हो सकता है। तो इन यूएस का अगर पहले केस देखते हैं, बाद में देखते हैं कि इंडिया के केस में प्रोसेस क्या होती है फॉर गेटिंग अ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ओके, तो सबसे पहले यूएस का देखा जाए तो इन यूएस जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो ग्रांट करती है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ठीक है, किसी भी ड्रग या वैक्सीन के लिए, ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन डिटरमाइन दैट the known and a potential benefit outweighs the known and a potential risks of the vaccine, ठीक है, जब तक उसका वैक्सीन का बेनिफिट अलॉन्ग विद दैट रिस्क, ठीक है, वो दोनों को कंसीडर करते हुए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक बॉडी है यूएस की, वो ग्रांट करती है इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन, ठीक है, फॉर एनी वैक्सीन और फॉर एनी ड्रग। नेक्स्ट, इट मीन्स दैट EUA application can be considered only after sufficient इफिशिएंसी डाटा, ठीक है, ट्रायल होने के बाद ही जो है फेज 3 के ट्रायल जनरेट करने के बाद ही जो है डाटा कितना इफिशिएंट है उसके बाद ही जो है अप्रूवल मिलता है। उसके साथ साथ जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है कैन नॉट बी ग्रांटेड सोली ऑन द बेसिस ऑफ अ डाटा फ्रॉम अ फेज 1 एंड अ फेज 2 ट्रायल, ठीक है, फेज 3 ट्रायल में जनरेट हुआ डाटा के अकॉर्डिंग ही जो है ऑथराइजेशन से ग्रांट मिलती है। अदर दैन दिस फेज 1 या फेज 2 में किसी भी टाइप का डाटा हो उससे जो है अप्रूवल या ग्रांट नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये हो गया यूएस के केस में। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन इंडिया, तो इंडिया के केस में क्या होता है, एक्सपर्ट एंड एक्टिविस्ट से दैट इंडिया ड्रग रेगुलेशन डू नॉट हैव अ प्रोविजन फॉर EUA, ठीक है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ठीक है, इंडिया के एक्सपर्ट्स के और एक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग तो इस टाइप का कोई भी एक रेगुलेशन या प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग दिस। एंड डिस्पिट दिस जो ये अथॉरिटी है, ठीक है, ड्रग रिलेटेड मैंने अभी जो बताई थी, जस्ट अ मिनट आई विल हाईलाइट दैट, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, CDSCO, ठीक है, तो इन्हीं के थ्रू जो है it has been granting an emergency or a restrict emergency approval to the COVID-19 drug during the pandemic. Okay, तो ये हो गया point. Next, is there a risk in using a product that has only been granted an EUA? So, तो according to the जो US की food एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, द पब्लिक हैज़ टू इन्फॉर्म दैट अ प्रोडक्ट हैज़ ओनली बीन ग्रांटेड एन EUA एंड नॉट फुल्ली अप्रूवल, ठीक है, तो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन ही मिला है, इसकी जो जानकारी है पब्लिक को इन्फॉर्म होनी चाहिए एंड उनको एक पूरा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पूरा अप्रूवल नहीं मिला है ये जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द US फूड एंड जो उनका डिपार्टमेंट है, ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। एंड इन पर्टिकुलर इन केस ऑफ अ COVID-19 वैक्सीन फॉर एग्जांपल पीपल हैव टू बी इन्फॉर्म अबाउट द नोन एंड मतलब पीपल को COVID-19 वैक्सीन के बारे में पोटेंशियल उनकी बेनिफिट क्या है और रिस्क क्या है दोनों पॉइंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, एंड अलॉन्ग विद दिस एंड द एक्सटेंट टू विच सच बेनिफिट और द रिस्क आर अननोन and they have a right to refuse the vaccine, ठीक है, आफ्टर नोइंग द बेनिफिट एंड आफ्टर नोइंग द रिस्क जो पर्सन्स है उनको राइट है कि दे कैन रिफ्यूज द वैक्सीन। इन दिस वे वी कंक्लूड द सेकेंड न्यूज। मूविंग टूवर्ड द थर्ड न्यूज, व्हाई आर द फार्मर प्रोटेस्टिंग एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड डील विद प्रोटेस्टिंग फार्मर। तो रिसेंटली हम जानते हैं काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्ट है, ठीक है, हरियाणा पंजाब के साइड के जो फार्मर्स है दे आर प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली एंड जैसे हम जानते हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द 3 न्यू एग्रीकल्चर रिलेटेड लॉज दैट आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सो इन तीनों लॉ या बिल का नाम अगर देखा जाए तो सबसे पहला है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स
Promotion and Facilitation Bill 2020. Second bill is Farmer Empowerment and Protection Agreement of a Price Assurance and a Farmers Service Bill 2020. And the third one is Essential Commodity Amendment Bill 2020. ठीक है, तो ये 3 कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं बिल. So what is the issue now? So the issue is that the set of a 3 law passed in September aim to deregulate India's इनॉर्मस एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, तो इस सितंबर में जो पास हुए हैं बिल, ऑब्वियसली इंडिया के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसी को रेगुलेट या डीरेगुलेट करने का ये बिल है. ठीक है, तो गवर्नमेंट बताती है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, गवर्नमेंट का स्टैंड ऐसा है कि ये बिल पास होने से क्या होगा, दे विल लिबरेट अ फार्मर फ्रॉम द टायरनी ऑफ अ मिडल मैन. ठीक है, तो फार्मर को फ्रीडम मिलेगा. जो एक मिडल मैन की जो एक रहता था, ठीक है, जो मिडल मैन पर्सन रहता था, ठीक है, मिडल मैन वाला उनको फार्मर्स को बेचते वक्त, ठीक है, एमएसपी या जो एपीएमसी रहते वहाँ पे मार्केट में उनको सेल करते वक्त, ठीक है, जो मिडल मैन का प्रोविज़न आता था, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उससे जो है उनको छुटकारा मिलेगा और फार्मर्स को फ्रीडम मिलेगा, ऐसा, ठीक है, लिबर्टी मिलेगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है. बट क्या है कि मेनी फार्मर फियर दैट दे स्टैंड टू लूज मोर दैन दे कुड गेन फ्रॉम अ न्यू रेगुलेशन. ठीक है, तो फार्मर्स का साइड ऐसा है कि उनको डर है कि ज़्यादा मिलने के इसमें उनको कम मिलेगा, ऐसा. ठीक है, सो द स्टैंड इज दैट to lose more than they will gain from the new regulation, and that the main beneficiaries will be a agriculture corporation with the gigantum financial fire power. ठीक है, तो ये हो गया स्टैंड. सो व्हाट डू द इंडियाज न्यू लॉ डू. ठीक है, अभी न्यू लॉ से क्या क्या प्रोविजन आने वाले, ठीक है, ये तीनों का जो है सेपरेट ना देते हुए एक पूरा कंपाइल करके ही दिया है. ठीक है, तो ये आप आंसर राइटिंग में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप लिख सकते हो. ठीक है, सो न्यू जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या न्यू प्रोविजन आ सकते हैं, तो मेन जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पे मेंशन है. तो सबसे पहला ऐसा है कि इट विल मेक ईजियर करेगा फार्मर्स को, ठीक है, टू बाईपास अ गवर्नमेंट रेगुलेटरी मार्केट नोन एज लोकली मंडीज एंड सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द प्राइवेट बायर. ठीक है, तो प्राइवेट बायर को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं और ईजियर हो जाएगा, ठीक है, फार्मर्स को टू बाईपास द गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट. ठीक है, जिसको हम मंडी बोलते हैं. एंड नेक्स्ट वन, दे कैन नाउ एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट कंपनीज. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनीज के साथ फार्मर्स डायरेक्ट कर सकते हैं. एंड द प्रैक्टिस इज नोन एज अ इंडिया एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मर्स. ठीक है, सेल कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट स्टेट बॉर्डर्स, ठीक है, अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर. ठीक है, तो इंटर स्टेट भी जो है, सॉरी, इंट्रा स्टेट भी जो है वो सेल कर सकते हैं. नेक्स्ट रेगुलेशन का पॉइंट अगर देखा जाए, द न्यू रेगुलेशन ऑल्सो अलाउ ट्रेडर्स टू स्टॉक पाइल द फूड. ठीक है, स्टॉक पाइल मतलब हम बोल सकते हैं अक्यूमुलेट करना काफ़ी अमाउंट ऑफ अ लार्ज स्टॉक. ओके, अक्यूमुलेट द लार्ज स्टॉक जिसको हम बोलते हैं स्टॉक पाइल. तो ट्रेडर्स को अलाउ करेगा कि दे कैन स्टॉक पाइल द फूड, एंड दिस इज अ शिफ्ट अवे फ्रॉम द प्रोहिबिशन अगेंस्ट द होर्डिंग. ठीक है, तो होर्डिंग अगेंस्ट ये एक शिफ्ट हो गया है, ठीक है, रिगार्डिंग दिस न्यू पॉइंट, and which will also make it easier for the trader to make an advantage of a rising price during the pandemic, and such practices were criminal offense under the old rules. So these are the new regulation by the India's new farm law. So farmers के concern क्या है, तो देखा जाए more than 86% जो है of Indian cultivate farmland is controlled by the small farmer. ठीक है, जो स्मॉल लैंड होल्डर फार्मर है, ठीक है, 86% जितना भी फार्म कल्टिवेट होता है, फार्म लैंड कल्टिवेट होता है इंडिया में, तो उनमें से 86% जो है स्मॉल लैंड होल्डर फार्मर्स के पास है, एंड हु हैज़ ओनली और लेस दैन 2 hectares ऑफ अ लैंड ईच. एंड द न्यू रेगुलेशन, ठीक है, रिमूव करेगा काफ़ी ज़्यादा सेफगार्ड जो इनिशियली स्मॉल फार्मर होल्डर जो थे, ठीक है, फार्म होल्डर उनको मिलता था. ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स है, ठीक है, उनको फियर रहेगा. ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि वो प्राइवेट कंपनीज के साथ जो है डील कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बार्गेनिंग पावर रहेगी वो इनफ नहीं रहेगी टू कोलैबोरेट और टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉज. ओके, जितने भी लार्ज कंपनीज है उनके साथ प्रॉपरली वो निगोशिएट, ठीक है, बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगी और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकेगा. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट. ऑब्वियसली स्मॉल फार्मर है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है,
दो स्टेट में भी हम सप्लाई कर सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। फाइनेंशियली वो पहले से ही स्ट्रांग नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है पावर्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स जो है उनको आ सकती है। सेकेंड वन इज़ द न्यू लॉ ऑल्सो डू नॉट मेक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी, ठीक है। तो किसी भी टाइप का एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को मैंडेटरी नहीं बनाया है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न for the farmers, and the new rules do not guarantee any minimum price for any product, ठीक है। तो मिनिमम प्राइस जो होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो भी इस न्यू लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मेंशन है, एंड दस द फार्मर आर वरी दैट एग्जिस्टिंग एमएसपी विल बी अबॉलिश एट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक मिनिमम प्राइस अश्योर नहीं की है या गारंट नहीं की है, तो कहीं ना कहीं फार्मर को ऐसा डर है कि जो एग्जिस्टिंग एमएसपी है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो कहीं ना कहीं अबॉलिश ना हो जाए। सो दिस आर द फ्यू कंसर्न। जैसे और एमएसपी की एमएसपी के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे हम जानते हैं 23 प्रोडक्ट्स को फिलहाल में है, ठीक है। उनमें से 7 जो है सीरियल्स है, 5 पल्सेस है, 7 ऑयल सीड है, एंड 4 आर द कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। अभी इसके जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा 23 नाम इतना बोलने को भी मतलब टाइम लगेगा। सो आई विल कीप इट अप टू यू, ठीक है। आप देख लेना किस किस प्रोडक्ट्स को जो है एमएसपी दी गई है। सो रिगार्डिंग द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ द गवर्नमेंट शुड डील विद द प्रोटेस्टिंग फार्मर, ठीक है। तो गवर्नमेंट को किस तरीके से डील करना चाहिए अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो देर इज़ अ ग्रॉस कम्युनिकेशन फेलियर, ठीक है। ऑब्वियसली हम जैसे जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में प्रॉपर एक कम्युनिकेशन फेलियर है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन फेलियर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन टू द फार्मर दैट दिस न्यू लॉज आर एंड हाउ दे आर इंटेंड टू बेनिफिट देम, ठीक है। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेट करके उनको बेनिफिट बताना, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं फेलियर है। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, एंड द अप्रेंशन अबाउट द एमएसपी एंड द प्रोक्योरमेंट गोइंग away from the act being linked to some previous policy document like संता कुमार कमिटी रिपोर्ट एंड CACP रिपोर्ट, ठीक है। CACP क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इन दोनों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी मेंशन किया है, एंड सजेस्टिंग द रिड्यूस प्रोक्योरमेंट एंड इन टू ओपन एंड प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द स्टेट लाइक पंजाब टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ FCI, ठीक है। FCI के प्राइस दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्राइजेस को, ठीक है। इट इज़ फियर दैट ये फूड जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इट सेल्फ में स्टार्ट प्रोक्यूरिंग डिफरेंट फ्रॉम अ न्यू ट्रेडर एरिया, ठीक है। तो ये भी एक फियर है, एंड टू कटिंग डाउन अ बाइंग कॉस्ट लाइक अ मार्केट फीस एंड अ अर्थिया कमीशन। एंड नेक्स्ट वन क्या है, दिस इज इट इज़ मोर अबाउट द चेंजेस इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बिटवीन द फार्मर एंड द यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज द रूट कॉज ऑफ अ अप्रेंशन और रूट कॉज ऑफ दिस मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। एंड दस द गवर्नमेंट को जो है इनके कंसर्न्स जो है उसको पहले एड्रेस करना चाहिए, तभी ही जो है इनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो शांत हो सकता है। इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, हाउ द 1.5 टाइम्स फॉर्मूला फॉर द क्रॉप एमएसपी इज कैलकुलेटेड। सो एमएसपी रिलेटेड न्यूज़ है, तो जैसे हम जानते हैं कि कंटेक्स्ट देखा जाए पहले, जो मेजर डिमांड हो रही है प्रोटेस्टिंग फार्मर्स थ्रू, ठीक है, फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हैज़ बीन दैट अ गवर्नमेंट गारंटेड इन रिटर्न द एमएसपी सिस्टम, एंड जो अश्योर करती है देम अ फिक्स प्राइस फॉर देयर क्रॉप एंड 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब एमएसपी क्या होती है, अश्योर किया जाता है टू द फार्मर ऑफ अ फिक्स प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्रॉप की इतनी एक मिनिमम प्राइस रहेंगी, इससे कम नहीं होंगी, ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ अ प्राइस। सो हाउ वाज द एमएसपी फिक्स्ड अर्लियर, एमएसपी पहले कैसी बताते थे, ठीक है। तो जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस थे, ठीक है, जो अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके अंडर में जो है एमएसपी 23 क्रॉप्स को दी गई है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो उसमें क्या है, ये जो कमीशन है, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, वो कंसिडर करती है डिफरेंट फैक्टर वाइल रिकमेंडेशन ऑफ अ एमएसपी फॉर अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ अ कल्टीवेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ कल्टीवेशन को कंसिडर करते हुए पर्टिकुलर कम्योडिटी की जो है एमएसपी इनके थ्रू रिकमेंड की जाती है, किनके थ्रू, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। इट ऑल्सो टुक इनटू द अकाउंट द सप्लाई एंड द डिमांड सिचुएशन, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन को भी कंसिडर किया जाता है, मार्केट प्राइस ट्रेंड्स, ठीक है, ग्लोबल लेवल एंड डोमेस्टिक लेवल, एंड पार्टीज वाइस वर्सा वाया other crop, and
implication of a consumer इन्फ्लेशन, इन्वायरमेंट एंड अदर जो टर्म्स है, ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट चेंज विद द यूनियन बजट फॉर 2018 एंड 2019. तो इसमें क्या हुआ है, जो बजट है 2018 और 19 का, तो उसमें एमएसपी रिलेटेड कुछ प्रोविजन को मिक्स एडअप किया था कि MSP will be henceforth be fixed at a 1/2. Okay, that is 1.5 times the production cost for the प्री-डिटरमाइंड प्रिंसिपल. ठीक है, तो ये प्रोविजन ऐड किया गया था 2018 और 2019 के बजट के टाइम पे. सिंपली उसके बाद क्या हुआ, जो CACP है, जॉब नाउ वॉज ओनली टू एस्टिमेट द प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही एस्टिमेट करने का उनको जॉब रह गया था. एंड दस रिकमेंड करती है एमएसपी बाय अप्लाइंग 1.5 टाइम्स फॉर्मूला. ठीक है, विच प्रोडक्शन कॉस्ट वेयर टेकन इन फिक्सिंग द एमएसपी. ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्शन कॉस्ट लिया जाता है, तो CACP. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्राइस पॉलिसी जो होती है फॉर खरीफ क्रॉप, ठीक है, मार्केटिंग सीजन 2018 और 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पे स्टेट किया गया है कि द एमएसपी जो है वो रिकमेंड की जाती है ऑन द फॉर्मूला. ठीक है, 1.5 टाइम्स द A2 प्लस FL कॉस्ट. ठीक है, अभी A2 क्या होता है, A2 होता है कवर करता है ऑल पेड आउट कॉस्ट जो डायरेक्टली इंकर्ड किया जाता है बाय द फार्मर इन द कैश एंड काइंड ऑफ अ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हायर लेबर, लीज इन द लैंड, फ्यूल्स, इरिगेशन एक्सेट्रा. और A2 प्लस FL क्या होता है, वो इंक्लूड करता है A2 प्लस एज अ इम्पुटेड वैल्यू ऑफ अ अनपेड फैमिली लेबर. ठीक है, जैसे हम जानते हैं फार्म्स में फैमिली भी वर्क करती है. ठीक है, फैमिली मेम्बर्स भी वर्क करते हैं, तो उनको अनपेड फैमिली ऑब्वियसली उनको पे नहीं किया जाता क्योंकि वो घर के ही होते हैं, इसलिए उनको भी उनका जो फैक्ट है A2 प्लस एज ए इम्पुटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर वो इंक्लूड होता है. नेक्स्ट, इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द C2 कॉस्ट. अभी C2 कॉस्ट कौन सी है, तो C2 जो है इट इज़ मोर कंपेरेंसिव कॉस्ट दैट फैक्टर इन rental and the interest foregone on the owned land and fixed capital asset on the top A2 plus FL. Okay, in this way we conclude this news and moving toward the next. In tree rings warning of a Brahmaputra flood. तो existing projection के according of a flooding of a Brahmaputra has based on the observation of a past rain pattern, but they real on a discharge gauge record that date back only to the 1950s. तो क्या हुआ है, सो नाउ द फार्मर जो साइंटिस्ट हैं हैव कम अप विद एन इनोवेटिव आइडिया. ठीक है, तो इनिशियली जो प्रोसेस होती ही थी, ठीक है, मतलब जो फ्लडिंग होती थी उसका जो एक एस्टिमेट है वो लगाया जाता था ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पास्ट रेनफॉल पैटर्न. ठीक है, तो अभी साइंटिस्ट ने एक न्यू मेथड जो है इनोवेट आइडिया निकाला है एंड विच दे विल ट्राई टू एनालाइज अ फ्लड बाय रिलेटिंग देम टू द ट्री रिंग्स. ठीक है, जैसे हम जानते हैं ट्रीज जो होते हैं उनके रिंग्स होते हैं. ठीक है, इस तरीके से उसी के थ्रू वो एस्टिमेट करेंगे. ऐसे उन्होंने फार्मर्स आर ट्राइंग टू एनालाइज थ्रू दिस. एंड व्हाट डज द न्यू स्टडी सजेस्ट, तो अभी न्यू स्टडीज़ क्या सजेस्ट कर रही है, तो न्यू स्टडीज़ जो है इज़ बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ अ ट्री रिंग्स जो प्रोवाइड करेंगी एक पिक्चर ऑफ अ रेनफॉल गोइंग बैक द 7th सेंचुरी. तो रिंग्स क्या है, वो शो करती है द पोस्ट 1915 पीरियड जो एक्चुअली वन ऑफ द ड्राइस्ट सीजन था सिंस 1300s एंड देयर हैव बीन मच वेटेड पीरियड इन द पास्ट. एंड जो रिंग्स ट्री के रिंग्स होते हैं वो सजेस्ट करेंगे. ठीक है, सजेस्ट दैट अ रिसेंट डिकेड, ठीक है, पर्टिकुलरली देखा जाए 1950 to 1980s के टाइम पे वेयर अनयूजुअली ड्राई एंड therefore in general past condition were wetter. And it also suggests that the future will likely to be wetter due out emission of a carbon dioxide. ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है, मतलब सजेस्ट हुआ है. ठीक है, ऐसा बताया गया न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग आफ्टर एग्जामिनेशन ऑन अ ट्री रिंग्स. हाउ ट्री रिंग्स हेल्प, अभी वो किस तरीके से हेल्प करती हैं. एज ए ट्री रिंग्स ग्रो दे इनकॉपरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंटल कंडीशन. ठीक है, जैसे वो ग्रो होती है वो इनकॉपरेट करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंटल कंडीशन. दे आर लिविंग इन द एनुअल ग्रोथ रिंग्स. एंड जो ट्री रिंग्स होती है
grow wider in the year where a soil moisture is high, and conversely in a सॉरी और एक पॉइंट है यहाँ पे कि ट्रीज इन द रीजन ग्रो मोर एंड पुट ऑन अ वाइड रिंग्स इन अ वेट मानसून ईयर। ठीक है, तो वेट मानसून ईयर में उनकी जो रिंग्स है वो थोड़ा वाइड होती है। एंड कन्वर्सली अगर देखा जाए तो ड्राई मानसून सीजन और ईयर और ड्रॉट हम बोल सकते हैं, ठीक है, दे शो अ लेस एंड पुट ऑन अ नैरो रिंग्स। ठीक है, तो नैरो रिंग्स और वाइड रिंग्स, ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, नैरो कब होते हैं व्हेन देयर इज ड्राई मानसून ईयर, एंड वाइड रिंग्स व्हेन देयर इज अ wet monsoon year. And since some of these trees can live for a long time, and by taking a small pencil thin tea core from this, it will also help to measure the ring under the microscopic sign। ठीक है, माइक्रोस्कोप से साइंटिस्ट मेजर करेंगे एंड दस दे विल हेल्प टू नो अबाउट द climatic condition from the past several centuries। significance क्या रहेगा? The finding are obviously relevant to Assam and northeastern states, and thus we conclude this news। moving toward the next news fact for the prelim, what is a चार धाम प्रोजेक्ट? तो ये प्रोजेक्ट कंप्राइज करता है इम्प्रूवमेंट एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ 889 किलोमीटर लेंथ ऑफ अ नेशनल हाईवे, जो कनेक्ट करेगा बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, एंड द पार्ट ऑफ अ रूट लीडिंग टू द कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, कंटेक्स अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंटलिस्ट है हैज़ अ लीक दैट अ कॉन्ट्रैक्टर जो है डिप्यूटेड बाय द गवर्नमेंट to make the roads as well as the part of a चार धाम प्रोजेक्ट आर वायलेटेड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो वायलेट कर रहे हैं ऑन द अप्रोप्रिएट रोड विड्थ टू बी फॉलो इन द माउंटेन टेरेन। ठीक है, तो माउंटेन टेरेन में जो है अप्रोप्रिएट रोड की विड्थ होनी चाहिए, उसका जो एक ऑर्डर है उसको वायलेट कर रहे हैं, ऐसा एलिगेशन कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ने लगाया है वाइल इम्प्लीमेंटिंग द चार धाम प्रोजेक्ट। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, PMI के बारे में है। PMI जिसको हम परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स बोलते हैं, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी, जहाँ पे बोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर। ठीक है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला है द सर्वे इज बेस्ड ऑन मेजरिंग दैट asks the responder about changes in the perception of some key business variable from a month before। ये कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और एक सर्विस सेक्टर के लिए, एंड देन कंपोजिट इंडेक्स जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिगर अबव 50 डोनेट करता है एक्सपांशन इन द बिजनेस एक्टिविटी, और 50 के बिलो अगर रहा तो जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बिजनेस एक्टिविटी में। हायर द डिफरेंसेस फ्रॉम दिस मिड पॉइंट ग्रेटर द एक्सपांशन ऑफ द contraction। moving toward the next, green charcoal hackathon तो recently launched by NVVN, ठीक है, NTPC विद्युत निगम, ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है ऑफ NTPC लिमिटेड की। ठीक है, तो इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल चैलेंज जिसका एम है कि वो ट्रैक करे फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंडक्ट बाय NVVN इन पार्टनरशिप विद द एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, पर्पस अगर इनका देखा जाए, पर्पस ऑफ दिस इवेंट इज़ टू लिवरेज द इनोवेटिव इंडियन माइंड, वो जो ब्रिज करने के लिए हेल्प करे। ठीक है, इंडियन माइंड टू ब्रिज द टेक्नोलॉजिकल गैप। ठीक है, एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जैसे मेंशन है कि क्लीन द एयर बाय एलिमिनेटिंग अ फार्म फायर, प्रोड्यूसिंग अ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम द एग्रीकल्चर, रिड्यूस प्रमोट करे लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्रीज करे इनकम ऑफ द फार्मर, एंड अल्टीमेट गोल ऐसा है कि टू रिड्यूस करे द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द नेशन। नेक्स्ट इज आदि महोत्सव, तो वर्चुअल एडिशन ऑफ आदि महोत्सव लॉन्च हुआ है बाय द मध्य प्रदेश। एंड आदि महोत्सव अगर देखा जाए तो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एंड अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ अ ट्राइबल अफेयर एंड अ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इनके थ्रू है। एंड द फेस्टिवल शोकेस करता है ट्रेडिशनल आर्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। एंड नेक्स्ट SCO ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ठीक है, SCO ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो है ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, वो लॉन्च हुआ है एट द 19 मीटिंग ऑफ अ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसिल ऑफ अ हेड ऑफ अ गवर्नमेंट, जो हेल्ड हुई थी रिसेंटली न्यू दिल्ली में। ठीक है, इट इज़ अ फर्स्ट एवर ऑफ दिस काइंड, इट वॉज डेवलप एंड क्यूरेट बाय द नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली, एक्टिव कोलाब्रेशन में देखा जाए विद द SCO मेंबर। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्री के साथ। पार्टिसिपेंट कौन थे? म्यूजियम फ्रॉम इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, कैरिस रिपब्लिक, पाकिस्तान, रशिया,
Tajikistan and Uzbekistan. Okay, in this way we conclude our today's section. Have a nice day. Thank you.